वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। तो आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स, घटना चक्र, ई दृष्टि के। ठीक है, तो पहला न्यूज है आप गेट्स नेशनल पार्टी स्टेटस। ठीक है, तो आप पार्टी को जो है नेशनल पार्टी स्टेटस का दर्जा मिला है और 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनको विड्रॉ कर लिया गया है नेशनल पार्टी स्टेटस से। तो वो है तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो आप ये याद रखिएगा, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये मार्क्सिस्ट वाला नहीं है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है उसको अभी भी नेशनल पार्टी स्टेटस का स्टेटस मिला हुआ है। तो आगे देखते हैं। अभी टोटल इसको जो है आपको जो नेशनल पार्टी स्टेटस का मिला वो क्यों मिला, क्योंकि उसको 2014 और पहले तो ये देखेंगे कि ये जो बेसिस मतलब ये जो आप पार्टी को ये नेशनल पार्टी स्टेटस जो मिला है वो क्यों मिला है। एक तो 2014 का जो असेंबली पोल्स था और जो 2019 का लोकसभा का असेंबली पोल्स था उसके बेसिस पे, प्लस 21 स्टेट्स में जो है असेंबली पोल्स हुए हैं उनके बेसिस पे जो है नेशनल आम पार्टी को जो है नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। अब टोटल इंडिया में जो है 6 नेशनल पार्टी है जिन, ठीक है, कौन कौन से, एक तो आम आदमी पार्टी हो गया, नेक्स्ट इज बहुजन समाज पार्टी, थर्ड इज भारतीय जनता पार्टी, फोर्थ इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एंड फिफ्थ इज इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सिक्स्थ इज नेशनल पीपल्स पार्टी। तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट है वो अभी भी उसको नेशनल स्टेटस मिला हुआ है। अब क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या है क्राइटेरिया जो कि नेशनल पार्टी में रिकॉग्नाइज होने के लिए। तो पहला क्राइटेरिया है पहला है कि उनको जो है एटलीस्ट 2% वोट जो है चाहिए होता है टोटल सीट का, ठीक है, फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट इज 6% जो है उनको टोटल वैलिड वोट चाहिए होता है 4 से ज्यादा स्टेट्स इन द लास्ट लोकसभा या असेंबली इलेक्शंस में। ठीक है, कितना 6% वोट 4 स्टेट या उससे ज्यादा स्टेट में लोकसभा का हो या असेंबली इलेक्शंस हो, और एटलीस्ट 4 MPs इन द लास्ट लोकसभा पोल्स, और लास्ट लोकसभा पोल्स में 4 MPs जो है इलेक्टेड होने चाहिए। इट इज रिकॉग्नाइज्ड, और उसको रिकॉग्निशन कितने स्टेट में मिले होने चाहिए, 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में जो है उसको एज अ पार्टी रिकॉग्निशन मिला होना चाहिए, तब वो एज अ नेशनल पार्टी कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं इंडिया गेट्स 12 चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इसके पहले इंडिया को नामीबिया से मंगाया गया था। कितने मंगाए गए थे नामीबिया से? 8। ठीक है, नामीबिया से अभी मंगाया गया है साउथ अफ्रीका से कितना? 12। ठीक है, अब जो नामीबिया से 8 मंगाया गया था उसमें से एक की जो है डेथ हो चुकी है जिसका नाम था शाशा, नाम याद रखिएगा, शाशा। ठीक है, और ये कौन से नेशनल पार्क में मंगाया गया है? कूनो नेशनल पार्क। ठीक, अच्छा ठीक है, कूनो नेशनल पार्क से कौन सी रिवर गुजरती है? तो वो है कूनो रिवर। ठीक है, याद रखिएगा कूनो रिवर जो है यहां से गुजरती है और ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, अब देखते हैं कि चीता जो है उसका IUCN स्टेटस क्या है। IUCN अफ्रीकन चीता का जो IUCN स्टेटस है वो है वल्नरेबल। तो IUCN स्टेटस याद रखिएगा, वल्नरेबल। ठीक, नेक्स्ट इज अभी लास्ट टू लास्ट ईयर जो है एलिफेंट का पूछा गया था, जेस्टेशन पीरियड प्लस एवरेज एज स्पैन पूछा गया था, तो चीता का भी पूछ सकता है। तो चीता का एवरेज एज स्पैन कितना होता है, कितने साल तक? 10 से 12 साल तक वो जिंदा रहते हैं, एवरेज है ये। ठीक है, और इनका जेस्टेशन प्रेगनेंसी पीरियड कितने दिन का होता है? 93 डेज का। ठीक है, और एक साथ ये 1 से 1 to 2 अप टू 6 कप्स को एक साथ ये जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं। ठीक है, और ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड एनिमल है जो सबसे तेज दौड़ता है, कितनी स्पीड से? ग्रेटर देन 110 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 3 सेकेंड, ओवर 3 सेकेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पे हुआ? पहले तो ये राजस्थान जयपुर में हुआ, ठीक है, जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, किसने इसको प्रिसाइड किया था? तो ऑब्वियसली बात है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे प्रिसाइड किया था। ऐसा ही सबसे पहले जो हुआ था, फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ था, वो हुआ था शिमला में 1921 में। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहला ऐसा प्रिसाइडिंग कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो हुआ था शिमला में 1921 में। नेक्स्ट आते हैं, एसटी स्टेटस मिला है गोंड कम्युनिटी को इन 4 डिस्ट्रिक्ट। पहले ये स्टेटस जो है मिला हुआ था कितने लोगों को, कहाँ कहाँ पे? सोनभद्र में, ठीक है, एंड बहराइच में। अभी इनको जो है मिला है कहाँ पर? संत कबीर नगर में, संत रविदास नगर में, चंदौली में, कुशीनगर में। ये 4 जगह और भी इनको ये स्टेटस मिल चुका है, ठीक है। तो इनको कहाँ कहाँ 4 जगह और मिल गया है? संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, चंदौली, कुशीनगर, ठीक है। और ये स्टेटस प्रोवाइड कौन करता है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है असेंबली इलेक्शंस जो हुए थे 2023 के। तो पहला देखेंगे, त्रिपुरा में हुआ था, 60 मेंबर सीट पे हुआ था, 60 सीट्स पे। मेजॉरिटी में बीजेपी आई थी 32 सीट पे, ठीक है। इतना ये सब याद करने के, बस वहां के देख लेंगे। चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? बीजेपी के मनिक साहा, ठीक है, मनिक साहा त्रिपुरा के बने हैं। और मेघालय के कौन बने हैं? कोनरड संगमा, ओके। देन नागालैंड के, तो नागालैंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां पे 2 वीमेन जो है इलेक्ट हुई हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम स्क्रिप्टेड इन द हिस्ट्री, ठीक है। तो 2 वीमेन फर्स्ट एवर बनी है। कौन से एक है? पहली है शाल होतुमम क्रूज, और दूसरी कहाँ से ये बनी है? ये बनी है वेस्टर्न अंगामी असेंबली से। और हिकानी झकलो फ्रॉम दीमापुर। अगर मुझे प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। ये यहाँ से 2 जगह से 2 वीमेन्स इलेक्ट हुई हैं। और वहां के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो है नीपू रियो, ठीक है, नीपू रियो। नेक्स्ट आते हैं, केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक स्कैवेंजर्स टू क्लीन मैनहोल्स। तो केरला में ऐसा पहली बार हुआ है कि वहां पे जो है रोबोट्स जो है यूज किए गए हैं टू क्लीन सीवेजेस, ठीक है। तो रोबोट का नाम क्या है? बेंडी कूट, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। ये कहाँ बनाया गया है? केरला में। और केरला ऐसा पहला स्टेट बना है जहां पे यूज हुआ है रोबोट्स टू क्लीन मैनहोल्स। नेक्स्ट आते हैं, अब इसे किसने बनाया है? तो जेन रोबोटिक्स है, उन्होंने इसको डेवलप किया है अंडर बेक्ड, और इसको अवार्ड भी मिला है। कौन सा? जेन रोबोटिक्स को कौन सा अवार्ड मिला है? केरला प्राइड अवार्ड, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, केरला प्राइड अवार्ड इनको मिला है। फिर नेक्स्ट है मोदेरा, इंडिया फर्स्ट 24x7 सोलर पावर्ड विलेज बनाया गया है, मोदेरा बना है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है, ठीक है। डिक्लेयर्ड विलेज मोदेरा एज इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज, जहाँ 24 घंटे जो है क्या मिलेंगे? सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या और क्या पॉइंट्स है इसमें। ये पहला ऐसा फर्स्ट मॉडर्न विलेज है जहाँ पे सारी चीजें, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है वो भी जो है सोलर पावर से चलेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। फर्स्ट ऐसा मॉडर्न विलेज है जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर स्टेशन जो है, चार्जिंग स्टेशन जो है वो भी सोलर पावर से चलेगा। इट इज इंडिया फर्स्ट ग्रिड कनेक्टेड मेगावाट्स आर स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। यहाँ पे भी जो ग्रिड कनेक्टेड, मतलब ऑब्वियसली बात है एक एक ग्रिड से कनेक्टेड ही होगा, तो स्टोरेज सिस्टम यहाँ पे सोलर पावर की एनर्जी को जो है स्टोर कर सके, ऐसा स्टोरेज सिस्टम भी बनाया गया है, ठीक है, ग्रिड सिस्टम बनाया गया है। तो ये इंडिया का पहला ऐसा क्या बोलते हैं विलेज है, ठीक है, जहाँ पे ऐसा डेवलप किया गया है। अब देखते हैं मोडेरा विलेज जो है, इसको
यहाँ पे सन टेम्पल है, तो इसको किसने बनवाया था? बिल्ट बाय किंग भीमा वन ऑन द ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी के, जो चालुक्य डायनेस्टी के थे भीमा वन, किंग भीमा वन, उन्होंने इसको सन टेम्पल बनवाया था यहाँ पे। और यहाँ पे जो इस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी रिवर है? पुष्पावती रिवर, याद रखिएगा पुष्पावती रिवर यहाँ से फ्लो करती है। और सन टेम्पल्स कहाँ है? सन टेम्पल्स कश्मीर में है, जिसको मार्तेंड सन टेम्पल कहते हैं, ओडिशा का कोणार्क टेम्पल। अब देख लेते हैं कि मार्तेंड टेम्पल है, सन टेम्पल, उसको किसने बनवाया था? ललित आदित्य, ठीक है, मुक्तापिदा, कौन सी डायनेस्टी के थे ये? करकोटा डायनेस्टी के, ठीक है, 8th सेंचुरी में बना हुआ था। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। जो मार्तेंड टेम्पल बना था वो ललित आदित्य मुक्तापिदा ने बनाया था, जो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? करकोटा डायनेस्टी से। 8th सेंचुरी में ये बनाया गया था। अब कोणार्क टेम्पल जो सन टेम्पल बना है उसे किसने बनवाया था? नरसिम्हदेव वन ऑफ ईस्टर्न गंग डायनेस्टी ने। कब बनवाया था ये? 13th सेंचुरी में ये बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं थनथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। कहां पर है ये? तमिलनाडु में। तो इसको जो है बनाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। कितना 2000 करोड़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रिवेंटिंग सी इरोजन जो यहाँ पे हो रहा है, रिड्यूसिंग मराइन पोल्यूशन एंड कंजर्विंग मराइन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसको रीस्टोर करने के लिए, ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को रीस्टोर करने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है, ताकि जहां वहां पे जो सॉइल इरोजन हो रहा है, जो मराइन पोल्यूशन फैल रहा है, वो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये थनथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहां पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये जो है लिंक करता है किसको? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को और कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को, जो है ये जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है उसे जो है ये लिंक करता है इन दोनों को, ठीक है। ये याद रखिएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को। नेक्स्ट है 17th प्रवासी भारतीय दिवस। ये कहाँ मनाया गया है? यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है ये इंदौर में, ठीक है, मध्य प्रदेश। यहाँ पे जो है एक पोस्टल स्टैंप जो है रिलीज किया गया है, जिसका थीम था सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो पोस्टल स्टैंप था उस पे जो क्या लिखा हुआ था? सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए। और इनॉग्रेट किया गया फर्स्ट एवर डिजिटल, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस एग्जीबिशन, मतलब डिजिटल फॉर्म में ये एग्जीबिशन जो है लगा था, जिसका थीम था आजादी का अमृत महोत्सव, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो ये पहली बार ऐसा डिजिटल पीडीपी एग्जीबिशन लगाया गया था, ठीक है, वो डिजिटल के थ्रू था, डिजिटलाइजेशन के थ्रू। अब देखते हैं जो हमारा थीम था प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का, ठीक है, उसका क्या थीम था? एक तो हमने देखा एग्जीबिशन का थीम, ठीक है, जो कि था आजादी का अमृत महोत्सव। और दूसरा जो कन्वेंशन जो इनॉग्रेट हुआ था थीम, उसका क्या था? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके चीफ गेस्ट कौन थे। तो चीफ गेस्ट थे हमारे प्रवासी भारतीय दिवस के मोहम्मद इरफान अली, जो कहाँ के थे? गुआना के थे, ठीक है, याद रखिएगा। एंड जो हमारे गेस्ट, स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में जिनको बुलाया गया था, उनका नाम था चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है, जो कहाँ के थे? सुरीनेम के। तो चीफ गेस्ट के नाम और स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर जिनको, वो दोनों जन का नाम आप याद रखिएगा। मोहम्मद इरफान अली जो गुआना से थे, और चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कहाँ के थे? सुरीनेम के। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर संघई फेस्टिवल। ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया? ऑब्वियस सी बात है, मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया होगा। थीम क्या था? फेस्टिवल ऑफ वननेस, ओके। यहाँ पे एक एनिमल्स जो स्टेट एनिमल्स इनका संघई वो पाया जाता है, सिर्फ मणिपुर में ही पाया जाता है, ठीक है।
अब देखिए इसका स्टेटस क्या है संघई का, एंडेंजर्ड स्टेटस। इसको और भी कॉमन नेम से बुलाते हैं, संघई एक बताई दिया, ब्रो एंटलर डियर एंड डांसिंग डियर भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, लोकतक, ठीक है, लोकतक नेशनल पार्क याद रखिएगा। नेक्स्ट, कादमत बीच एंड ठुंडी बीच गेट ब्लू फ्लैग टैग, ठीक है। तो दो बीच, ये दोनों बीच कहाँ पर है, एक तो ये दोनों बीच है लक्षद्वीप में, ठीक है, कादमत एंड ठुंडी दोनों बीच कहाँ पे है, लक्षद्वीप में। इनको जो है ब्लू फ्लैग स्टेटस मिला है। ऐसे ही अब टोटल 12 हो गए हैं इंडिया में, ठीक है। तो अब 12 देख लेते हैं कौन कौन से हैं। शिवराजपुर गुजरात में, गोगिला दीव में, कासरगोड कर्नाटका में, पभुद्री कर्नाटका, गोल्डन ओडिशा, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, कोवालम तमिलनाडु में, एडेन पुडुचेरी, कपाड़ केरला में और राधानगर अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो इनको ये स्टेटस दिया गया है ब्लू फ्लैग स्टेटस। ये जो कौन देता है, ये ब्लू फ्लैग स्टेटस इज अ वॉलेंट्री टैग गिवन टू एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड क्लीन बीचेस को ये स्टेटस दिया जाता है। जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और क्लीन बीचेस जो होते हैं उनको ये दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये ब्लू फ्लैग स्टेटस देता कौन है, ठीक है। इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ब्लू फ्लैग टैग, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है रिकॉग्नाइज करती है, यूएनईपी, ठीक है। फिर डेनमार्क की एक एनजीओ है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, ठीक है, एंड IUCN, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये ब्लू फ्लैग का स्टेटस देती है, ठीक है। इंडिया में भी सेम इसी तरीके का एक प्रोग्राम चलता है, देख लेंगे उसको भी। इंडिया में जो प्रोग्राम चलता है, तो इंडिया में इस तरह का एक प्रोग्राम बीम्स के नाम से चलता है, BEAMS, ठीक है, बीम्स के नाम पर, जिसका फुल फॉर्म है बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है। वो भी इसीलिए है कि जो हमारे बीचेस हैं उनको साफ सुथरा बनाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन, ठीक है। देखिए अभी गुजरात में बीजेपी जो है रिटेन में आई, पावर में आई, जिनके चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र पटेल, वो वहां के 17th चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, भूपेंद्र पटेल। और हिमाचल प्रदेश में देख लेते कौन है, कांग्रेस, ठीक है, वहां पे जीती है सुखविंदर सिंह सुक्खू, नाम बस याद रखिएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन। अभी ये इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं बट फिर भी देख लेते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है प्रेसिडेंट बनी है, कौन से नंबर की, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अबाउट 16 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वॉन बाय, 15वीं, लेकिन ये इलेक्शन कौन सा था, 16th था। तो इसकी देख लेते हैं, द्रौपदी मुर्मू, और रनर अप कौन थे, यशवंत सिन्हा, ठीक है। और किस तरह से इसमें देखिए आर्टिकल 55 जो है इलेक्शन के बारे में बताता है किस तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। और ये सेक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, इम्पीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट का वो किस में होता है, वो 61 आर्टिकल में होता है। और जो ये तो बता ही दिया, अब जो इलेक्शंस होते हैं वो आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ये इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसमें जो है कितने वोट्स चाहिए होते कैंडिडेट को जीतने के लिए, 50% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट प्लस 1, दैट इज 51, ठीक है, 50% प्लस 1 वोट। और हमारे 16th वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, जगदीप धांकर,
ये याद रखिएगा, जो कि कौन से नंबर के हैं, 14th नंबर के। ओके, इन्होंने रिप्लेस किया है किसको, वेंकैया नायडू को। अब सीडीएस, चीफ डिफेंस सर्विस, ठीक है, ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को मिला के ये बना हुआ है, ठीक है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, याद रखिएगा, ये कमांड नहीं करेगी, कभी भी कमांड नहीं देगी, इट इज जस्ट अ एडवाइजरी बॉडी। तो पहले कौन थे, बिपिन रावत थे इसके हेड, अभी कौन है, अनिल चौहान, ठीक है, इतना बस याद रखिए। देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है इनकी, एक तो लेफ्टिनेंट जनरल और एन ऑफिसर हु हैज रिटायर्ड इन द रैंक ऑफ, कौन सी रैंक से, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल, ठीक है, और मस्ट एंड हैज नॉट अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स, एज अटेन नहीं होना चाहिए उनका, ठीक है। एक तो उनकी पोस्ट रिटायर हुए हो, वो कौन सी पोस्ट पर, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, और एज कितनी हो, 62 ईयर से कम होनी चाहिए। उन्हीं को जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाएगा, उनका हेड बनाया जाएगा। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो एज है, एज लिमिट कितनी है, 65 ईयर्स, ठीक है, विद नो फिक्स टेन्योर डिफाइंड, मतलब फिक्स टेन्योर डिफाइंड नहीं है, लेकिन 65 ईयर एज लिमिट फिक्स की गई है। अनलाइक द सर्विस चीफ विच इज 3 years ऑफ टेन्योर, जिनके 62 ईयर्स ऑफ एज, और या तो 3 साल का होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन फाइनल रिपोर्ट, ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था, कौन बनाता है ये, पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 82, ठीक, आर्टिकल 82 के अंडर में ये डीलिमिटेशन कमीशन जो है फॉर्म किया जाता है, आर्टिकल 82 याद रखिएगा, किसके अंडर में ये फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी कितना सीट इंक्रीज हो गया जम्मू एंड कश्मीर का, एक तो वो यूटी हो गई, ठीक है। अच्छा, इंडिया में टोटल कितने यूटी हो गया, टोटल अब हो गए 8 यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, ठीक। दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया है, ठीक, तो टोटल 8 हो गए। अब सीट्स कितनी इंक्रीज हो गई जम्मू एंड कश्मीर की, 90, ठीक है, असेंबली की। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया 33rd एलिफेंट रिजर्व टू कम अप इन उत्तर प्रदेश, तो कौन सा है ये, तरई एलिफेंट रिजर्व, जो स्प्रेड है कितने में, दुधवा और पीलीभीत रीजन में, इतनी दूरी में ये स्प्रेड है, इसी के अंदर ये सब भी आ जाते हैं, इसके भी रीजन जो है दुधवा और पीलीभीत रीजन जो है तरई एलिफेंट रिजर्व के ही अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था आपका 1992 में, ठीक है, तो अभी इसका शायद 50th ईयर कंप्लीट हुआ है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसी का एक और है हाथी मेरा साथी, ये कब स्टार्ट हुआ था, कब गवर्नमेंट लेकर आई थी हाथी मेरा साथी का स्कीम प्रोजेक्ट, ये लेकर आई थी 2011 में, ठीक है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बता दिया। सबसे ज्यादा एलिफेंट कहां पर है, कर्नाटका में, फॉलोड बाय असम एंड केरला, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव पार्ट बी, ठीक है। सागर मंथन, ये जो है यूनियन मिनिस्टर है फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के, उन्होंने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं सागर मंथन फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट, ठीक है। ये एक डैशबोर्ड बनाया गया है जहां पे डेटा विजुअलाइजेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें इंश्योर की जाएगी थ्रू सागर मंथन। फिर नेक्स्ट है नमामि गंगा इनिशिएटिव, तो यूनाइटेड स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है नमामि गंगा इनिशिएटिव को एज अ टॉप 10 वर्ल्ड्स रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम में, ठीक है।
ये याद रखिएगा। टॉप 10 में एक हमारा है नमामि गंगा इनिशिएटिव। तो ये स्टार्ट वर्ल्ड रिस्टोरेशन डे कब मनाया गया था? दिसंबर 14, 22 को। ये किस दिन अवार्ड मिला था? दिसंबर 14, 22 को नमामि गंगा इनिशिएटिव को ये अवार्ड मिला था, गिवन बाय यूनाइटेड स्टेट, अवॉर्डेड टू नमामि गंगा इनिशिएटिव। किस लिए दिया गया था? क्योंकि इन्होंने जो है इस प्रोग्राम के थ्रू क्या हुआ था, गंगा को साफ और स्वच्छ बनाना था, उसको रिजनरेट किया गया, ठीक है, इसलिए। और ये टॉप 10 में है। नेक्स्ट आते हैं, कब ये दिया गया था? जब COP 15 का कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहां पे? मॉन्ट्रियल, कनाडा में, ठीक है। जब ये मनाया गया था, मतलब वहां पे कॉन्फ्रेंस हुआ था COP 15 का, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, उसी को COP 15 कहते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। उस टाइम जो है ये अवॉर्डेड किया गया था नमामि गंगा इनिशिएटिव को, ठीक है। अब नमामि गंगा इनिशिएटिव ऐसे ही हमारे वहां एनवायरमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी वो कब बना था? बना है 1986 में, ये याद रखिएगा, ठीक है, 1986। और ठीक है, आगे देखते हैं। नमामि गंगा इनिशिएटिव कब आया था? जून 2014 में, ये याद रखिएगा। और इसका बजट आउटले कितना था? 20,000 करोड़। ईयर याद रखिएगा, 2014 में ये आया था। NTPC स्टार्ट्स इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन। तो NTPC ने कहाँ शुरू किया है? ये स्टार्ट किया है उन्होंने गुजरात में, सूरत, गुजरात में। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट कहाँ पे? सूरत, गुजरात में। कब स्टार्ट हुआ है ये? 4 जनवरी 2023, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट एफर्ट किसका? NTPC का एंड गुजरात गैस लिमिटेड। तो जॉइंट प्रोजेक्ट किसका है? NTPC एंड गुजरात गैस लिमिटेड का। जो है ये जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया है ब्लेंडिंग का, कवास इन सूरत, प्लेस है कवास इन सूरत। ये किस तरह? ये जो वाटर को तोड़ा जाएगा, मतलब ये जो वाटर H2O के फॉर्म में होता है, इसको जो है H2+O के फॉर्म में इसको तो इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी वाटर की, एंड देन ये जो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा। इस तरह का इंडिया जो है चौथा ऐसा कंट्री बना है जो इस तरह का प्रोजेक्ट लेकर आया है, ठीक है। उसके पहले कौन कौन से थे? UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नॉट इवन USA एंड चाइना के पास भी उन्होंने भी ऐसा इनिशिएटिव ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग का अभी तक लेकर नहीं आए हैं, ठीक, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं ये NTPC कब बना था। तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1975 में, ओके। नेक्स्ट आते हैं, ये इंडिया का लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी, वो इंस्टॉल कैपेसिटी इतना मेगावाट, प्लान टू इतना बाय 2032 बनाने तक का इतना इन्होंने वो एम रखा है, ठीक है। चलिए स्मार्ट प्रोग्राम देखते क्या है। ये लॉन्च हुआ है 2023 में, जनवरी में। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। किसने लॉन्च किया है? एक लॉन्च करने वाला नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। ये दो लोगों ने मिलकर, दो ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंसेस, सॉरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, एम क्या है इसका? जो हमारा आयुर्वेदिक
मेडिसिन है, हेल्थ केयर है, उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, उसके साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, जो हमारा प्रायोरिटी हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें भी जो आयुर्वेदिक चीजों को लाने के लिए ऐसा बनाया गया है, ठीक है, इसको स्मार्ट प्रोग्राम लाया गया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कब बना था ये? 2014 में। ओके, हमारा नमामि गंगा प्रोग्राम भी तभी आया था 2014 में। नेक्स्ट आते हैं, 5 करोड़ सिटीजन्स हैव सब्सक्राइब टू अटल पेंशन योजना। ठीक है, अटल पेंशन योजना के 5 करोड़ लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। ये किसके अंडर में आता है? परफेडा के, ठीक है, ये रेगुलेट करता है। अब ये जो लॉन्च हुआ था 2015 में लॉन्च हुआ था, इसमें जो है 18 से लेके 40 तक के एज वाले जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं। और ये जो ओल्ड एज पे इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को। कितने देते हैं, कितने अमाउंट, मिनिमम गारंटी कितना, 1000 से लेके 5000 पर मंथ, ठीक है, एट द एज ऑफ 60 साल की उम्र पे मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें को कॉन्ट्रीब्यूट करती है, कितना, 50% ऑफ द सब्सक्राइबर कॉन्ट्रीब्यूशन और ₹1000 पर एनम, जो भी कम रहेगा उस हिसाब से गवर्नमेंट करती है, या तो 50% करेगी और या लोअर, उससे कम में अगर 1000 रुपीज करेगी, ठीक है, जो भी कम रहेगा उसके हिसाब से। नेक्स्ट आता है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ये लाया गया है, क्यों लाया गया है ये? ताकि हम नेट जीरो जो हमने रखा है वो नेट जीरो एमिशन कब तक के लिए, 2070 को हम अचीव कर सके, ठीक है, नेट जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम कार्बन का एमिशन ही खत्म कर देंगे, इसका मतलब ये होता है कि ये एनवायरमेंट जितना हम कार्बन प्रोड्यूस करें उतना कार्बन ये एनवायरमेंट जो है एब्जॉर्ब कर ले, इतना हम प्रोड्यूस करेंगे कि वो जो है रेगुलेट हो जाए एनवायरमेंट में, इस तरीके का होता है। नेट जीरो का कॉन्सेप्ट यही होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं अबाउट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये लॉन्च हुआ है जनवरी 2023 में, ठीक है, और ये अंडर किसके, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन मिशन है तो इसी के अंडर में आएगा। की हाइलाइट्स क्या है इसके? फेज 1 जो कि है 2022 से लेके 2025-26 तक। फेज 2 हमारा उसके बाद स्टार्ट होगा 2026 से 2030 तक, ठीक है। इसके अंदर सब मिशन है, सब कंपोनेंट्स है इस मिशन के। जैसे पहला हो गया साइट प्रोग्राम। साइट का फुल फॉर्म क्या होगा? स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। इसमें क्या होगा कि जो हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रोलाइजर का, जो इलेक्ट्रोलाइजर यूज होगा उसका, और प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। साइट प्रोग्राम का ये एम है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, सपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट्स, मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स उनको सपोर्ट करने के लिए R&D इसमें, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। स्किल डेवलपमेंट, स्किल्स प्रोवाइड करवाएंगे, ये इसके सब कॉम्पोनेंट है। तो हो गया एक साइट, and then pilot projects, R&D projects and skill development, ठीक है। अब इससे दिखा गया कितना कैपेसिटी जनरेट होगा, ठीक है, एटलीस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कितना होगा? एटलीस्ट 5 MMT, मिलियन मैट्रिक टन, ठीक है, पर एनम पर ईयर इतना प्रोड्यूस होगा। एडिशन ऑफ जो है, जो उसमें ऐड कर दिया जाए 125 जो गीगावाट का बाय 2020 और 2030 तक, ठीक है। अब देखते हैं ग्रे, ब्लू एंड ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। एक तो सबसे पहले क्या होता है कि हाइड्रोजन हमारा सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है यूनिवर्स में, ठीक है, और बहुत ज्यादा पाया भी जाता है यूनिवर्स में। और इनके एक्सट्रैक्शन मेथड से ही हम इनको कैटेगराइज करते हैं ग्रीन, ब्लू एंड ग्रे में, ठीक है। तो ग्रे क्या होता है? अगर हमने कोल या लिग्नाइट गैसिफिकेशन किया है तो उसको हम बोलेंगे
ग्रे, ठीक है, दैट इज ऑफ नेचुरल गैस और मीथेन निकलेगा तो ग्रे हो जाएगा, ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है, अगर हमने इसका यूज करके हाइड्रोजन जो है एक्सट्रैक्ट किया है। और अगर हमने यूज किया है नेचुरल गैस का यूज करके या कोल गैसिफिकेशन का, कोल गैसिफिकेशन में क्या होता है कि हम जो नेचुरल गैस से जो हमारा कोल वो कार्बन निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, ठीक है, स्टोर करेंगे उस तरीके से, तो उसको बोलेंगे ब्लू हाइड्रोजन, यूज ऑफ नेचुरल गैस और कोल गैसिफिकेशन। देन थर्ड इज ग्रीन हाइड्रोजन, ये किससे होगा, विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, ये हमारा ग्रीन हाइड्रोजन होगा। अब आते हैं वाटर विजन एट द 2047। तो वाटर विजन है प्राइम 5, इसके प्रोक्लेम प्राइम मिनिस्टर ने इसका 5P कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि है अगर हमें वाटर को कंजर्व करना है, वाटर विजन वही है कि वाटर को कंजर्व करके उसका रीयूज करके, ठीक है, तो अब रिसाइकल करके उसको यूज करना, जो वन वाटर कॉन्सेप्ट UNDP लेकर आया था उसी पे ये बेस्ड है, ठीक है। अब देखते हैं 5P क्या है। एक तो P से, फर्स्ट P से हो गया पॉलिटिकल विल, देन पब्लिक फाइनेंसिंग, ठीक है, पॉलिटिकल विल, पब्लिक फाइनेंसिंग एंड पार्टनरशिप, पब्लिक पार्टनरशिप एंड परसुएशन। परसुएशन मतलब कि आपको परसुएट करना, मतलब आपको उस पर सहमति बनाना, ठीक है। आगे आते हैं टू टेक फॉरवर्ड एक्शन प्लान। द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ऑर्गेनाइज किया था क्या, फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर पे। किसने ऑर्गेनाइज किया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था ये, तो यहाँ देखिए पहला है, तो याद रखिएगा कब किया गया था, 5 से 6 जनवरी 2023। कहाँ पे, भोपाल मध्य प्रदेश में ये कॉन्फ्रेंस किया गया था, ठीक, वाटर कॉन्फ्रेंस, जैसे याद रख सकते हैं। किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये कितने साल का विजन है, नेक्स्ट 25 ईयर्स का, तो ये याद रखिएगा। मीन्स वैसे भी नाम में दिया है इंडिया एट द 2047, तब तक के लिए 25 साल का है विजन ये। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये आया था, ये तो बजट में, पिछली बार बजट में बताया गया था इसके बारे में, और ये लॉन्च हुआ है, अभी अप्रूव हुआ है 2023 में, ठीक है। और इस जो कब से कब तक के लिए है, 2022 से 2025-6 तक। फाइनेंशियल एलोकेशन है इसका 4800 करोड़, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, जो हमारे बॉर्डर से अटैच जो विलेज है उनको जो है, मतलब जो, हाँ, नॉर्थ बॉर्डर्स जो है, विलेज जो अटैच्ड है बॉर्डर एरिया से अदर कंट्रीज के, उनका जो है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, कनेक्टिविटी अच्छी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट वहां का किया जाएगा। तो ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट है, 19 डिस्ट्रिक्ट है एंड 46 बॉर्डर ब्लॉक्स है और 4 स्टेट, ठीक है, और 1 यूनियन टेरिटरी। तो याद रखिएगा 4 स्टेट और एक यूनियन अलोंग द नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर। 19 डिस्ट्रिक्ट आएंगे और 46 बॉर्डर ब्लॉक्स हैं, और ये कितने स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, 4 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी। और ये किसके हेल्प से होगा, ठीक है, ये क्रिएटेड बाय डिस्ट्रिक्ट, जहाँ के वो जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहेंगे, विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत ये इनिशिएटिव लिया जाएगा, ठीक है, वहां पे डेवलपमेंट का। तो किसको इन्वॉल्व किया जाएगा, एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर वहां के और ग्राम पंचायत के। अच्छा, यहाँ पे जो एक पॉइंट है 100% सैचुरेशन, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग हैं इस वेलफेयर स्कीम के अंदर, जितने भी लोग आएंगे सबको वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब एक भी बंदा उसमें से छूटेगा नहीं, इसीलिए इसका नाम, इसको क्या बोला गया है, 100% सैचुरेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम। वहां पे इंश्योर किया जाएगा कि जितने भी स्कीम्स हैं सेंट्रल या स्टेट के, वहां पे वो लागू हो सके और सभी को इसके अंडर में लाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंट्रीज फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट इन पूना। तो पुणे में जो है पहला जो है कंट्री का वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा,
सेटअप बाय सस्टेनेबिलिटी सोल्यूशन प्रोवाइडर द ग्रीन बिलियंस लिमिटेड। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इंडिया का ये पहला अटेम्प्ट है टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम वेस्ट। तो याद रखिएगा, फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? पुणे, महाराष्ट्र में। इतना बस इंपॉर्टेंट है। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो बीएसआई ने क्या बोला है? बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बोला है कि जो 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन है वो अब मस्ट है 31 मार्च 2023 से। जितने भी गोल्ड ज्वेलरी हैं, दो उन पे जो हॉलमार्क्स लगे हुए हैं, ओल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी जो है, लेकिन अब उन पे जो है ये जो 6 डिजिट के जो HUID मतलब हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होना चाहिए, वरना वो ज्वेलरी नहीं बेच सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो इसे मैंडेटरी कर दिया गया है। अब ये हॉलमार्क स्कीम जो है आया था 2000 में। ठीक है, 2000 में ये लाया गया था बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, लेकिन अब मैंडेटरी किया गया है। और ये 6 डिजिट जो हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये लाया गया था 2021 में, लेकिन तब उसको मैंडेटरी नहीं किया गया था। अभी ये मैंडेटरी हो चुका है। ये क्या इंश्योर करेगा? जो है BIS का लोगो प्योरिटी इंश्योर करेगा आर्टिकल का। ठीक है, अब ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कब बना था? ये 2016 में अंडर द BIS एक्ट 2016। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो याद रखिएगा, ये जो हॉलमार्क आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो 6 अल्फा न्यूमेरिक है। ठीक है, अल्फाबेट्स भी यूज होंगे और नंबर्स भी, और वो मैंडेटरी है। धारा, नेक्स्ट है धारा, एन ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, ये लाया गया है अंडर द एजिस ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसे लेकर आया था। याद रखिएगा कौन लेकर आया है धारा इनिशिएटिव? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसमें जो है अपनी जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बताया जाएगा, नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, लेक्चर्स और डिस्कशंस के थ्रू। ठीक, धारा प्रोग्राम। धारा embodies that idea of continuous flow of knowledge and wisdom from one age to another, मतलब जो हमें अभी नॉलेज है उस नॉलेज को आगे तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, आज जनरेशन टू जनरेशन वो नॉलेज जो है आगे बढ़ती रहे। जैसे हमें हिस्ट्री का नॉलेज, अब वो हिस्ट्री के नॉलेज और आगे बढ़ते रहे, इस तरीके से। इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। ये जो है की एग्जीक्यूशन पार्टनर है धारा इवेंट का। ठीक है, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इंडिया रैंक्स ग्लोबली 3rd इन स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो इंडिया जो है 3rd नंबर पे है इन यूनिकॉर्न्स में। ठीक है, और स्टार्टअप में इंडिया जो है 3rd नंबर पे है। ठीक है, इंडिया में 108 यूनिकॉर्न्स है। एंड अब यूनिकॉर्न्स किसको कहते हैं? वैसी कंपनी जिनका जो है वैल्यू कितना हो, ओवर $1 बिलियन। ठीक है, स्टार्टअप ऐसे स्टार्टअप्स जिनका वैल्यू हो ओवर $1 बिलियन और उसमें लॉसेस भी ज्यादा नहीं होते हो। ठीक है, तो इंडिया में टोटल 108 यूनिकॉर्न्स है और इंडिया का पोजीशन क्या है? 3rd। फर्स्ट पे अमेरिका है, सेकंड पे चाइना। 11 न्यू रामसर साइट्स जो है इंडिया में बनाए गए हैं। ठीक है, अब रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? 1982 में। और ये कन्वेंशन जो एनफोर्स कब हुआ था? 1975 में। तो ये इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं जो बने हैं इस बार। देखिए यहाँ पे, पहले यहाँ पे ये पॉइंट देखते हैं। जो लार्जेस्ट इंडिया का रामसर कन्वेंशन कौन सा है? तो ये है सुंदरबन। ठीक, और स्मॉलेस्ट कौन सा है रामसर साइट इंडिया में? रेणुका वेटलैंड। ठीक है, और फर्स्ट वेटलैंड जो रामसर कन्वेंशन में इंक्लूड हुआ था वो है चिल्का एंड क्योलेदो
नेशनल पार्क। ठीक है, ये दो, इनको जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी रखा गया है। अभी तो चिल्का को निकाल दिया गया है और चिल्का की जगह कौन सा आ गया है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में? लोकतक। ठीक है, और ये तो है ही क्यूलेदेव नेशनल पार्क, और लोकतक जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 1982 में, और गोवा कर्नाटका में पहली बार जो है रामसर साइट बना है 2022 में। गोवा और कर्नाटका में पहला रामसर साइट जो है बना है। अभी तक गोवा कर्नाटका में रामसर साइट्स नहीं थे। ठीक है, अगर स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहां पर है? एरिया वाइज गुजरात में रामसर साइट्स, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, और एरिया वाइज देखा जाए तो बोलीविया में सबसे बड़ा जो है, सबसे ज्यादा जो है एरिया वाइज रामसर साइट्स है। और अगर नंबर वाइज देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा है, एंड देन उसके बाद मैक्सिको में है। ठीक है, तो याद रखिएगा एरिया वाइज बोलीविया एंड नंबर वाइज यूनाइटेड किंगडम। और इंडिया में देखा जाए स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटलैंड तो गुजरात में सबसे ज्यादा, फिर आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश थर्ड नंबर पे है। ठीक है, पंजाब में देख लेते हैं कौन कौन से रामसर साइट्स हैं। ब्यास, देन हरिके लेक, रोपर, किशोपुर, मियानी कम्युनिटी रिजर्व, कंजिली, ननगल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो 1 2 3 4 5 6 जो है पंजाब में है। हरियाणा में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, 2 है हरियाणा में। राजस्थान में 2 है, सांभर लेक एंड क्यूलादेव नेशनल पार्क। गुजरात में नाल सरोवर, थोल लेक, वाधवना वेटलैंड एंड खिजड़िया बर्ड सैंक्चुरी। मध्य प्रदेश में है भोज वेटलैंड, साख्या, सागर लेक, सीरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर। महाराष्ट्र में है नंदौर, मधामेश्वर, लोनार, थेन क्रिक। ठीक है, 3 महाराष्ट्र में। गोवा में है नंद लेक, अभी इस साल 2022 में ये बना है। कर्नाटका का भी अपना ये पहला है, रंगनाथ तीर्थू बर्ड सैंक्चुरी। ठीक है, केरला का है वेमबंद कोल वेटलैंड, अस्टामुडी एंड सस्तम कोटा। जम्मू एंड कश्मीर का है वुलर लेक, होकरा, सूरीनसर, मानसर लेक, सालबॉग वेटलैंड एंड कंजर्वेशन, हिगम वेटलैंड। तो याद रखिएगा ये दोनों अभी नए बने हैं, सालबॉग और हिगम। लद्दाख का सोमोरी एंड सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का पोंग डैम, चंदरताल, रेणुका। उत्तराखंड का आसान कंजर्वेशन रिजर्व। उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा है? अपर गंगा रिवर, देन हैदरपुर एंड देन बखिरा, समासपुर, पार्वती अर्गा बर्ड सैंक्चुरी, समान बर्ड सैंक्चुरी, सुर सरोवर, सैंडी बर्ड सैंक्चुरी, नवाबगंज बर्ड सैंक्चुरी, सरसई, नवाब झील। तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। फिर बिहार के काबरताल, आसाम के दोपहर, मणिपुर के लोकतक, त्रिपुरा का रुद्रसागर, मिजोरम का पाला वेटलैंड, वेस्ट बंगाल का सुंदरबन एंड ईस्ट कोलकाता, ओडिशा का चिल्का सतकोशिया, फिर भितरकनिका, हीराकुड, तामपारा एंड अनसुपा। आंध्र प्रदेश का कोलेरू लेक। फिर तमिलनाडु का देख लेते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, पॉइंट कैलिमिर, फिर पिचावरम, पालीकरनाई, वेलोड बर्ड सैंक्चुरी, कुंथाकुलम, देन कारिकिली, उदया मार्थंडपुरम बर्ड सैंक्चुरी, वेदांतगल बर्ड सैंक्चुरी, वेम्बोनोर वर्ल्ड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रागांडी बर्ड सैंक्चुरी। ठीक है, फिर अभी है वादुवर बर्ड सैंक्चुरी, कांजी रामकुलम बर्ड सैंक्चुरी, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो ये इतने हैं इसके। फिर लॉन्च ऑफ 5G
सर्विसेज इन इंडिया। तो 5G सर्विसेज जो है कब से कब लॉन्च हुआ है, पहले तो देख लेते हैं। ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है कहाँ पे मनाया गया है, इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में और अक्टूबर 2022। जो है 5G जो है टेक्नोलॉजी किसका अपग्रेडेड फॉर्म है, 4G LTE का जो है अपग्रेडेड फॉर्म 5G है। अच्छा, अब पहले तो होता था कि अगर अभी कितना हो गया है ब्रॉडबैंड को, अगर कितना है क्या बोलते हैं उसको, MBPS, ठीक है, कितने MBPS पे हो तो उसको ब्रॉडबैंड बोलेंगे। अभी गवर्नमेंट ने उसका चेंज कर दिया ना, तो अभी 2 MBPS अगर देता है क्या इंटरनेट सर्विसेज तो वो ब्रॉडबैंड कहलाएगा, ठीक है, याद रखिएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे when did India start its 5G प्रोजेक्ट, कब स्टार्ट किया था, तो 2017 में, ठीक है, रोल आउट हुआ था। आगे देखते हैं, ये बता ही दिया आपको। इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। थीम क्या था, न्यू डिजिटल यूनिवर्स, ये इसका थीम था। इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इट इज जॉइनली ऑर्गेनाइज, किसने किया था इसको, इंडियन गवर्नमेंट टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इंस्पायर प्रोग्राम, ठीक है। इंस्पायर नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन ऑफ इंस्पायर अवार्ड। मानक कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था, पहले मानक का फुल फॉर्म क्या है, मिलियंस माइंड आर्ग्यूमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज, जो कि इनॉग्रेट हुआ था दिल्ली में, ठीक है। 556 स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वेयर डिस्प्लेड, एग्जिबिट किए गए थे। अब देख लेते हैं अबाउट इंस्पायर स्कीम। इंस्पायर स्टैंड फॉर इनोवेशन इन साइंस परस्यूड फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। किसका प्रोग्राम है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कम्युनिकेट यूथ को बताना कि अबाउट द अट्रैक्ट करना उन्हें रिलेटेड टू क्रिएटिव परस्यूट ऑफ साइंस, की साइंस में कैसे वो क्रिएशन कर सकते, क्रिएटिव थिंग्स कर सकते हैं रिलेटेड टू साइंस एट एन अर्ली स्टेज में, ठीक है, मतलब पहले से ही उनको इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना। फिर देखते हैं पीएम श्री स्कूल स्कीम, इसमें क्या है, पहले तो पीएम श्री का फुल फॉर्म देख देते हैं। पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम, जो लॉन्च हुआ था सितंबर 2022 में, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव है, इसको अंडर जो है एज अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में इसको लॉन्च किया गया है। इसमें जो है 14,500 स्कूल्स को इंक्लूड किया जाएगा। उसमें हर तरीके से डेवलपमेंट, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, स्किल्स प्रोवाइड करना, उनके एजुकेशन को और बेटर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, तो ये सब इतने स्कूल्स में जो है किए जाएंगे, ठीक है। ऐसे सेलेक्ट किए गए हैं अंडर पीएम श्री स्कूल स्कीम्स में, ठीक है। तो याद रखिए कितने स्कूल, 14,500। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, तो इंडिया का कब तक का टारगेट है टीबी एलिमिनेशन का, 2025 तक, ठीक है। इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, निक्षय मित्र डोनर इनिशिएटिव, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अडॉप्ट अ टीबी पेशेंट इनिशिएटिव, मतलब कोई टीबी पेशेंट है उसको आप उसको हर तरह से उसको प्रोवाइड करिए, जो भी मेडिसिन से उसकी हेल्प करिए, ठीक है। ये है निक्षय मित्र बनाया जाएगा, वुड प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू ऑल द, जिनको टीबी पेशेंट है उनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो उनके लिए निक्षय मित्र बनाया जाएगा, और उसके लिए पोर्टल भी सेटअप किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा निक्षय मित्र डोनर इनिशिएटिव एंड निक्षय पोर्टल, और मित्र भी बनाया जा रहा है ऑलराउंड हेल्प के लिए। अग्निपथ डिफेंस पॉलिसी रिफॉर्म, तो इसमें जो है अग्निवीर को अपॉइंट किया जाएगा, किसका स्कीम है ये, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, ठीक है। इसमें जो है अग्निवीर को अपॉइंट किया जाएगा 4 इयर्स की सर्विसेज के लिए। 4 साल की वो सर्विसेज, जो भी अग्निवीर होंगे वो अपने 4 साल की सर्विसेज जो है प्रोवाइड करेंगे इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में।
और उनको सेवा निधि भी दी जाएगी 4 सालों के लिए, जो वो प्रोवाइड करेंगे, अपनी सेवाएं जो देंगे, तो वो कितना दिया जाएगा उनको, 11 लाख रुपीस, ठीक है। और आफ्टर डिस्चार्ज वो जो अप्लाई कर सकते हैं फॉर परमानेंट कमीशन के लिए, कि परमानेंटली जो है मिनिस्ट्री डिफेंस में रहने के लिए, जिसमें से सिर्फ 25% को ही परमानेंट कमीशन के लिए लिया जाएगा उनमें से, ओके। एंड जो ये अग्निवीर हैं उनको वो एलिजिबल्स नहीं होंगे किसी पेंशन के लिए, ग्रेटिट्यूड के और कोई भी फैसिलिटी के लिए जो एक रेगुलर रिक्रूटर्स को मिलता है, जो भी फैसिलिटी वो इनको आफ्टर रिटायरमेंट मतलब आफ्टर डिस्चार्ज इनको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जब ये 4 साल की सर्विसेज कंप्लीट कर लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोजेक्ट मौसम, तो प्रोजेक्ट मौसम क्या है, ये है ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है हमारे इंडियन ओशन में, ठीक है, पोर्ट डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी, जो हमारे इंडियन ओशन में जो कंट्रीज है उनसे कनेक्टिविटी डेवलप करना और वहाँ पोर्ट्स वगैरह डेवलप करना, ठीक है, ये है इसका इनिशिएटिव। 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था प्रोजेक्ट मौसम का एट इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली। अब ये याद रखिएगा, इंडिया हैबिटेट सेंटर कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट थीम क्या था कॉन्फ्रेंस का, जल्दी पूर्ण यात्रा, एक्सप्लोरिंग क्रॉस कल्चरल लिंकेज अलोंग इंडियन ओशन रिम कंट्रीज। आई नो ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है, बट नेक्स्ट टाइम से जो है मैं और इम्प्रूव कर दूंगी क्लिक करते समय पिक्स, ठीक है। और इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ठीक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। ये लॉन्च कब हुआ था, 2014 में। अब है धर्मशाला डिक्लेरेशन, इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया है, ये पहले तो हेल्ड हुआ है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। अभी अडॉप्ट किया गया है धर्मशाला जो है धर्मशाला डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। ये किस लिए किया गया है, ताकि जो हमारे इंडिया में टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, एज अ मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन इंडिया को बनाने के लिए ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी G20, ओके। चलिए नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू टूरिज्म सेक्टर। तो पहला स्वदेश दर्शन स्कीम जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। इसमें क्या किया जाएगा, सर्किट्स डेवलप किए जाएंगे जैसे कि बुद्धिस्ट सर्किट, रामायणा सर्किट, कृष्णा सर्किट, ये सब, ठीक है। फिर प्रसाद स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। इसमें जो है जो हमारे पिलग्रिमेज हैं टेम्पल्स वगैरह उसको रिजिन्यूएट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत, लॉन्च हुआ था 2015 में। ये सारे स्कीम, ये स्वदेश दर्शन स्कीम जो है 14 में लॉन्च हुआ था, बाकी ये दो प्रसाद और एक भारत श्रेष्ठ भारत ये 2015 में लॉन्च हुआ था ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत आई थिंक ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेक इन इंडिया का 8 साल हो गया। कब ये लॉन्च हुआ था, 2014 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। मेक इन इंडिया जो कि बेस है 4 पिलर्स पे, किस किस पे, न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर एंड न्यू माइंडसेट। 4 पिलर है इसका, याद रखिएगा, न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर एंड न्यू माइंडसेट। की हाइलाइट्स देख लेते हैं इसका। ये मेक इन इंडिया जो है जो ये इनिशिएटिव था 27 सेक्टर्स में इसको अप्लाई किया गया है, लाया गया है अंडर 27 सेक्टर्स, ठीक है। इसकी वजह से जो है इंडिया में FDI भी इंक्रीज हुआ है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ा है, ठीक है, ये सारी चीजें। बरहनपुर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू सर्टिफाई हर घर जल। अगर स्टेट पूछा जाए कि पहला स्टेट कौन सा था, तो वो कौन सा था पहला स्टेट, गोवा, ठीक है। गोवा पहला स्टेट था जिसको हर घर जल टैग मिला था, सर्टिफाई हुआ था। सॉरी। और फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है MP का, बरहनपुर। इसको पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको हर घर जल सर्टिफाई डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। इसको और भी क्या बोलते हैं, बरहनपुर को दरवाजा ऑफ दक्षिण से इसको डिनोट किया जाता है, पॉपुलरली इसके लिए जाना जाता है।
ठीक है, ये सारा हो गया। अब जल जीवन मिशन देख लेते हैं। ये जो है हर घर जल किसके अंदर आता है? जल जीवन मिशन के अंदर। जल जीवन मिशन का टारगेट क्या है? 2024 तक हर घर में जो है टैप वाटर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, सॉरी, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। देखिए, गोवा पहला है, फिर दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरीज में जिनको हर घर जल शक्ति का सर्टिफाइड हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहा है। इनॉग्रेट कहाँ से होगा? ये कैथेरी विलेज इन ओरई तहसील ऑफ जलौन उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसका कितने किलोमीटर में ये बन रहा है? 296.07 किलोमीटर। और ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट इसका कहाँ से है? भारत कूप एट द झांसी प्रयाग NH35 इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, और एंड पॉइंट कहाँ पर है? ये एटावा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कुदरेल विलेज एटावा डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ से ये किससे ज्वाइन हो जाएगा? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से, एंड देन उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे से उसको ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी यूपी में कितने टोटल हो गए हैं? टोटल अगर यूपी में देखें तो 4 एक्सप्रेसवे हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वनिर्भर नारी स्कीम, तो ये वुमेन्स के लिए स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आसाम इसको लेकर आई है। जो वहाँ के वीवर्स हैं, विमेन्स वीवर्स, उनके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, टू एम्पावर फाइनेंशियल डिसएडवांटेज विमेन्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं पेसर इनिशिएटिव। ठीक है, तो पेसर का फुल फॉर्म क्या है? पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर स्कीम। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर क्या होता है? जैसे फ्रोजन वाटर, बहुत ही ज्यादा ठंडा, मतलब माइनस में जिसका टेम्परेचर हो। ठीक है, ऑफ द इकोसिस्टम, फ्रोजन वाटर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये लॉन्च कौन किया है? पेसर स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, टू इम्प्रूव, मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए जो क्रायोस्फीयर सिस्टम को अंडरस्टैंडिंग, जो हमारे एम्फेसिस और अंटार्कटिक, आर्कटिक एंड ग्लेशियर्स जो है वुमेन, उनकी अंडरस्टैंडिंग को ये कैसे काम करती है, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, ये कैसे एनवायरमेंट को इफेक्ट कर सकती है, उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ठीक है, ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च का, तो वो है गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पार्ट सी, देखते हैं अब इसका। नेशनल इवेंट एंड प्रोग्राम, गज उत्सव। ठीक है, गज मीन्स एलिफेंट। तो ये प्रोजेक्ट कब आया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारा आया था 1992 में। ठीक है, उसी के मैंने वो बता ही दिया। और एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का कौन सा है? हाथी मेरे साथी, जो आया था 2011 में। ठीक है, तो ये कहाँ पे गज उत्सव मनाया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहाँ पर है ये? असम में। ठीक है, ये याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम है। और ये पार्टली जो है कहाँ पे? गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट, और पार्शली कहाँ पर है? नागांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ये डेवलप किया गया था, बना था कब था ये नेशनल पार्क? 1974 में। अब देखते हैं 108th इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुआ है? नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा, नागपुर महाराष्ट्र। और ऑर्गेनाइज कौन इसको किया है? इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। 107th वाला कहाँ मनाया गया था? बैंगलोर कर्नाटका। ठीक है, इसका फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो 1914 में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट सेशन। और उस समय कहाँ पे हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था। ठीक, और उस समय के जो हेड थे वो थे सर आशुतोष मुखर्जी। ठीक है, याद रखिएगा, कोलकाता में हुआ था एंड आशुतोष मुखर्जी सर इसके हेड थे। अब
ये तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी इंडियन साइंस कांग्रेस है जो कि नागपुर महाराष्ट्र में मनाया गया है। अब नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया गया है? ये भोपाल में, मध्य प्रदेश। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में बनाया गया। इसका थीम क्या था? मार्चिंग टूवर्ड्स अमृत काल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और ऑर्गेनाइज कौन किया इसको? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ये लोग मिलके इसको इनॉग्रेट किए। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग। कहाँ पे किया गया है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई है? खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो टेम्पल किसने बनवाया था? चंदेल डायनेस्टी ने। ठीक है, वहां पे हिंदुइज्म के लिए, तो हिंदुओं के लिए टेम्पल है, और जैन के लिए भी, जैन टेम्पल भी वहां पे बने हुए हैं खजुराहो में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और एक पॉइंट और है यहाँ पे, एक मिनट इसको रखो। थीम क्या था इसका, कल्चर वर्किंग ग्रुप का? तो ये था प्रोटेक्शन एंड रिस्टिट्यूशन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी। ठीक है, पद्मश्री मिस्टर नेकराम, इनको क्या बोलते हैं? नेकराम को मिस्टर नेकराम को बोलते हैं मिलेट मैन। तो याद रखिएगा, मिलेट मैन किसको बोलते हैं? नेकराम को। ठीक है, और 2023 एज अ कौन सा ईयर मनाया जा रहा है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023। तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है? हर जगह वहीं पे होता है, जो कि यलहंका बेंगलुरु कर्नाटका में। किसने ऑर्गेनाइज किया एरो इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, हर 2 साल पे इसको मनाया जाता है। एरो इंडिया शो होता है हर 2 साल पे, और हमारे जितने एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं वहां पे उसका शोज लगता है। ठीक है, सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी, ECI, इसको कौन इनॉग्रेट किया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है, किस टॉपिक पे था? रोल, फ्रेमवर्क एंड कैपेसिटी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी, ये टॉपिक था। सबमिट ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे पहले ये कौन स्टार्ट किया इसको? यूएस का इनिशिएटिव है। ठीक है, यूएस ने इसको होस्ट किया था 2021 में, सबमिट फॉर डेमोक्रेसी। और सेकेंड कहाँ पर हुआ है? तो सेकेंड जो है हुआ है, इसको को होस्ट किया है कोस्टा रिका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नेदरलैंड, जाम्बिया एंड यूएस। ठीक है, कब हुआ है? 2023 को, मार्च में। ठीक है, इंडिया प्लस ये सारी कंट्रीज मिलके सबमिट ऑफ डेमोक्रेसी जो है इनॉग्रेट किए हैं। सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस, तो ये कटक में मनाया गया, इनॉग्रेट हुआ है। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, कटक ओडिशा। तो ये याद रखिएगा, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का है कटक। और कौन ऑर्गेनाइज किया है? एसोसिएशन ऑफ राइस रिसर्च वर्कर। थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च, रीसेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबल फूड क्राइसिस। ठीक है, ये तो बता ही दिया। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का है कटक ओडिशा। ठीक है, कब बना था ये? 1946 में। ATL सारथी, अटल इनोवेशन मिशन सारथी। ठीक है, सॉरी, अटल इनोवेशन लेबोरेटरी सारथी। तो ये लॉन्च हुआ था अटल इनोवेशन मिशन। कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 2016 में। ठीक है, अब इसी के अंदर में जो है नीति आयोग ने लॉन्च किया है ATL सारथी, अ सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है टू स्ट्रेंथन द एवर ग्रोइंग इकोसिस्टम ऑफ अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है, जो लैब्स होते हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए ये ATL सारथी लाया गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके 4 पिलर्स हैं, कौन कौन से? पहला है सेल्फ रिपोर्टिंग डैशबोर्ड बनाया जाएगा इसका, जिसका नाम होगा माई ATL डैशबोर्ड। ठीक है,
याद रखिएगा किसके अंडर में ये है, एटीएल सारथी के अंडर में। उसके 4 पिलर्स हैं ये। फिर कंप्लायंस एसओपीज टू एंश्योर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कॉम्प्लायंसेस, जो भी स्कूल्स में जितने भी इम्प्रूवमेंट करने हैं, जो भी फॉलो करने हैं, एसओपीज जो भी फॉलो करने हैं वो देखा जाएगा, ठीक है। ऑन ग्राउंड, और फिर इसका क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, जो कि लोकल अथॉरिटीज है वो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, मतलब अगर एक जितने भी वहाँ पे स्कूल एग्जिस्ट करते हैं ना उनको एज अ क्लस्टर मेंटेन किया जाएगा। जो भी एक स्कूल में जो फैसिलिटी नहीं है वो दूसरे स्कूल से उस स्कूल में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर एक लेबोरेटरी किसी एक स्कूल में अगर कोई लैब है और उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और दूसरा स्कूल है वहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या कर सकती है, वो एज अ रेंट पे वो इंस्ट्रूमेंट जो है बोरो कर सकती है उस स्कूल को। तो यही कहते हैं क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, ठीक है। अब ये अटल इनोवेशन मिशन देख ही लिया, 2016 में आया था, ठीक है। कौन लेकर आया था, नीति आयोग। नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, किसने लॉन्च किया है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हैज लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। कब लॉन्च हुआ, 2021 में। 4 साल का प्रोग्राम है ये, ठीक है। एक डुअल होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट डिग्री ऑफर किया जाएगा बीएड को, बीएड, बीएससी बीएड एंड बीकॉम बीएड, ठीक है। 4 साल का होगा। आप इसके साथ बीकॉम बीएससी बीए के साथ ही आप जो है बीएड का भी प्रोग्राम कर सकते हैं। और ये किसके अंडर में लाया गया है, हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी, उसके अंडर में इसको लेकर आया गया है। तो ये याद रखिएगा, लॉन्च हुआ है 2021 में। जादुई पिटारा लर्निंग टीचिंग मटेरियल, इसको लॉन्च कौन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। जादुई पिटारा में क्या होगा कि जो भी हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे 3 से 8 साल के बच्चे, उनके लिए जो भी एक प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग टूल्स होते हैं वो सारा प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि टॉय हो गया, प्ले बुक हो गया, पजल्स, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, स्टोरी बुक्स, वर्कशीट्स, ये सारी चीजें जो है जादुई पिटारा में रहेगा। बता ही दिया, इज डेवलप्ड अंडर एजुकेशन कैरिकुलम फ्रेमवर्क। और ये कितने लैंग्वेजेस में होगा, 13 लैंग्वेजेस में, याद रखिएगा, ठीक है, 13 लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय शिक्षा समागम इन वाराणसी, तो जुलाई 2022 में इसको सेलिब्रेट किया गया है। कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया है, वाराणसी में इसे इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन एसोसिएशन विद यूजीसी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कहाँ पे किया गया है, रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर वाराणसी। अब ये रुद्राक्ष किसके हेल्प से बना था, जापान, ठीक है, एंड इंडिया। तो याद रखिएगा ये जो ये सेंटर बना है ये जापान और इंडिया के हेल्प से बना था यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद है, तो ये टाइमलाइन 7 जुलाई से लेके 9 जुलाई तक ये बना गया। पर्पस डिस्कशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे डिस्कशन के लिए इसको किया गया था यहाँ पे। इसी तरह एक हुआ है तमिल संगम, ठीक है, आजादी का महोत्सव प्रमोट करने के लिए तमिल संगम, यहाँ पे भी तमिल जो काशी तमिल संगम, ठीक है, यहाँ पे वाराणसी में सेलिब्रेट किया गया था अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के अंडर। फिर है लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट, तो कहाँ कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा एंड मणिपुर। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। 30 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुआ था। टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स कितनी है, 403, ठीक है, जिसमें से रिजर्व है 84 सीट्स जो है रिजर्व है एससी के लिए, और 2 सीट्स जो है रिजर्व है एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 2 सीट्स, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को टोटल सीट कितने मिले थे, 273, ठीक है, बस हो गया। और सबसे ज्यादा वुमेन्स का परसेंटेज कहाँ था, वोटिंग परसेंटेज ऑफ वुमेन, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बने, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। पंजाब में कौन बना, आम आदमी पार्टी, ठीक है, कौन थे, भगवंत मान। उत्तराखंड में भी बीजेपी आई।
और कौन थे चीफ मिनिस्टर वहां के बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। गोवा में भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं महाकाल लोक प्रोजेक्ट। तो जैसे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर डेवलपमेंट हुआ है, वैसे ही महाकाल का भी सब कुछ डेवलप होगा। वहां के जो कॉरिडोर्स है उसको एक्सटेंड किया जाएगा और यहाँ पे 108 स्तंभ बनाए जाएंगे, पिलर्स बनेंगे। ठीक है, जिसपे जो है आनंद तांडव स्वरूप बनाया जाएगा। ठीक है, जो आनंद तांडव स्वरूप, जैसे डांस फॉर्म है लॉर्ड शिवा का, वो हर पिलर्स पे बनाया जाएगा। फिर 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो, ये कहाँ पे होगा? गांधीनगर गुजरात में। कौन ऑर्गेनाइज करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और 11th वाला कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश। की हाईलाइट क्या था? 4 वेन्यू ऑर्गेनाइज 4 वेन्यू में हुआ था, 4 जगह बनाया गया था। इट इज द फर्स्ट एवर एडिशन। एक्सक्लूसिवली ये किसके लिए इस बार मनाया गया था? एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन कंपनीज, बाहर की कंपनीज को नहीं बुलाया गया था। ठीक है, ये 12th वाला था। ओके, देखो 12th है, 11 जो है लखनऊ में बनाया गया था। ठीक है, इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट लाया गया था कि इन्वेस्ट फॉर डिफेंस का। ठीक है, कि डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करिए, पहली बार इसको कॉन्सेप्ट को लाया गया था। और सेकेंड एडिशन हुआ था किसका? इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी हुआ था इसी टाइम पे। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में। और इंडियन ओशन रीजन प्लस कॉन्क्लेव भी यहाँ पे इस बार हुआ था, तो याद रखिएगा। अब ये इंडियन ओशन रीजन प्लस क्या है कि इंडियन ओशन में सब तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जैसे कि पायरेसी हो गया, ड्रग स्मगलिंग हो गया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सबसे प्रोटेक्ट करना इंडियन ओशन को। ठीक है, ये बस यही है। और कल्चर जो है, एक दूसरे को कल्चर्स को समझना, कल्चर रिलेशनशिप बनाना एक दूसरे कंट्रीज के साथ। ओके, इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व, तो ये कहाँ पे आया है? हेनले लद्दाख। कहाँ पे ये लोकेटेड है? विद इन द चांगथंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। और ये सेटअप किया गया है किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कहाँ पे है? डार्क स्काई रिजर्व, लद्दाख में। नेक्स्ट है WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन गुजरात। तो WHO की हेल्प से जो है ये सेंटर डेवलप किया जा रहा है, सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, गुजरात में, विद द हेल्प ऑफ WHO फाउंडेशन। ये आया है 2022 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से। कहाँ पर? जामनगर। कहाँ पर? जामनगर गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे बनाया जा रहा है ये? जामनगर गुजरात। क्या नाम है? ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। कहाँ पे बनेगा? जामनगर गुजरात। ठीक है, नेम ऑफ द सेंटर क्या रखा गया? इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। नेक्स्ट देखते हैं PM किसान सम्मान सम्मेलन। इट इज द इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री है, वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है इंपोर्टर है फर्टिलाइजर का। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा कंज्यूम इंडिया में होता है और इंपोर्ट भी, सेकेंड नंबर पे कंज्यूम जो है इंडिया में होता है और सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन करता है? इंडिया करता है वर्ल्ड में। ठीक है, अब अबाउट PM किसान सम्मान सम्मेलन ये देखते हैं। ये ऑर्गेनाइज किया गया था अक्टूबर 2020 में, इनॉग्रेट किए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। की रिफॉर्म्स, इसका की रिफॉर्म्स क्या था, क्यों लाया गया था? वन नेशन वर्ल्ड फर्टिलाइजर स्कीम। इसके अंदर जो भी कंपनीज है फर्टिलाइजर की, ठीक है, वो अब एक ही ब्रांड के नाम से जो है फर्टिलाइजर बेचेंगी और उस ब्रांड का नाम क्या होगा? भारत। ठीक है, कोई भी कंपनी जो भी फर्टिलाइजर बनाएगा या कोई भी टाइप का, चाहे वो डाई अमोनियम फॉस्फेट बनाए, यूरिया बनाए, म्यूरिएट ऑफ फॉस्फेट बनाए, वो किस नाम से बिकेगी? भारत। भारत, जैसे कि भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP, भारत NPK। ठीक है, इस तरीके से भारत यूरिया बैग, ऐसे नाम होंगे। इसका स्कीम का नाम क्या है? भारत यूरिया बैग्स के अंडर में ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।